अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने इनकम बिजनेस के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो शुरू में हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि भाई आपने सेल्स को किस तरीके से अपॉर्चुनिट करना है। सेल्स की टैक्स रिजीम्स कौन कौन से होते हैं। तो हमने देखे सेल्स के हमने लोकल सेल्स की भी रखा है, कमर्शियल इम्पोर्ट भी रखा है, जो सर्विसेज इंडस्ट्री होती हैं उसको भी रखा है, एक्सपोर्ट्स भी रखी है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपोर्ट दोनों है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी हैं और गुड्स भी है। तो हमने यहाँ देखिए सब चीज़ों को एलोकेशन की हुई है। यहाँ पे हमने सबकी सेल्स निकाली है, नेट सेल्स निकाली है और हमने दो प्रपोर्शनेट किए। हमने दो प्रपोर्शनेट इसलिए की है, एक हमने रेट्स निकाले हैं एक्सपोर्ट की सर्विसेज से। अच्छा, वजह क्या है कि हमने 2% निकाले हैं। जो सर्विसेज होती है ना उस पे कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं होता, यानी कि मटेरियल नहीं लगता, कोई भी चीज़ फैक्ट्री पे कोई काम नहीं होता। इनके जो एक्सपेंसेस जो एलोकेशन वाले होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं कि एडमिन की सैलरीज हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जितने हो गए, या उनसे रिलेटेड कोई रेवेन्यू का कोई ऐसा है तो उसको कंसिडर किया जाता है, यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कंसिडर होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं कहलाता वो। ये अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी है। तो हमने दो रेट्स निकाल लिए, यहाँ पे देखिए दो हमने निकाले, एक विद सर्विसेज और एक विदाउट। उसके बाद हमने जो दूसरा एलिमेंट होता है किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अच्छा, ये हम टैक्स पीएनएल बना रहे हैं, सही है ना? तो टैक्स पीएनएल किस तरीके से बनता है, हम वही सीख रहे हैं, उसी को अटेंड कर रहे हैं। तो हमने पहले लिखा है रॉ मटेरियल। सबसे पहले रॉ मटेरियल ही होता है कि रॉ मटेरियल की ओपनिंग कितनी थी, परचेजेस कितनी थी, परचेज रिटर्न कितना था, नेट परचेजेस कितनी है, क्लोजिंग बैलेंस, और ये हमने दिया। अब एक कंपनी, या तो कंपनी एक काम करे अपने इन सारे चीज़ों का, इन सारे सेगमेंट्स का, इन सारे सेगमेंट का प्रॉफिट सेंटर बना ले कि हर किसी के एक्सपेंसेस अलग अलग रिकॉर्ड होंगे। लेकिन ऐसा होता बहुत मुश्किल है, ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतने सारे सेगमेंट बनाना किसी भी कंपनी के लिए बहुत मुश्किल होता है। यानी कि एक दो तीन चार पाँच छः 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 सेगमेंट बनाओ, उसके सीएफओ उसका जीएम फाइनेंस रखो, फिर फाइनेंस मैनेजर रखो, तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं यार सिंपल वे अपनाते हैं, जितनी की भी हमारी टोटल कॉस्ट आएगी, जितने से 5 लाख रुपए है, दो ये जितने हैं, 2 मिलियन है, 2 लाख रुपए, इनको हम एलोकेट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस ग्रॉस सेल्स या रिसिप्ट के बेसिस पे। तो हमने यही की है। हमने देखे यहाँ पे फॉर्मूलाज लगाए हुए हैं, आपको शीट चाहिए तो मुझसे ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। देखिए यहाँ पे ये सब चीज़ें चल रही है, ठीक है। इसमें मैंने अभी सर्विसेज को नहीं लिया हो, कॉस्ट ऑफ सेल में मैं सर्विसेज को नहीं लिया, तो मैंने ये सारी एलोकेशंस कर दी हैं, आपके सामने मौजूद हैं, आप देख सकते हो, ऊपर फॉर्मूलाज चल रहे हैं। सिमिलरली क्लोजिंग बैलेंस का भी ले, क्योंकि एक कंपनी के अंदर अगर मशीन से एक प्लांट मशीनरी है और उसी से सब चीज़ें बन रही होती हैं, तो आप इसी तरह एलोकेशन करेंगे ना सर। एलोकेशन उससे लोकल सेल की भी हो रही है, एक्सपोर्ट्स की भी हो रही है, और भी बहुत सारी चीज़ हो रही है। होना तो, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज है ना, ये भी नहीं होना चाहिए। ये तो दो आइटम्स है ना, इनकी अपॉर्चुनिटी नहीं होनी चाहिए, इसकी और इसकी। क्यों? क्योंकि इनका ताल्लुक जो है ना, इनका ताल्लुक नहीं है आपके रॉ मटेरियल से, क्योंकि सर्विसेज पे रॉ मटेरियल लगता नहीं। मैंने अभी एलोकेशन कर दी, लेकिन वैसे समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली नहीं होता। और बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? मैं इसको चेंज, अगर आप कहेंगे तो मैं चेंज भी कर दूंगा, लेकिन मैंने जानबूझ के एक पे सर्विसेज लिया है, उसकी कॉस्ट को एलोकेट किया, दूसरे पे नहीं लिखा। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई यहाँ पे सारी चीज़ें। अब लेबर है, लेबर का भी सिमिलरली, सर्विसेज पे कोई लेबर नहीं होती, डायरेक्ट लेबर तो जस्ट सर्विसेज होती है। तो हमने फैक्ट्री ओवर्स वगैरह ये सारी चीज़ें एलोकेशन की बेसिस पे ले ली। अच्छा, इसको करने का मकसद क्या होता है? सेक्शन 67 की जो कंप्लाइंस है वो ये कहता है कि अगर आपको सबसे पहले बात है कॉमन एक्सपेंडिचर है या आपके पास आइडेंटिफाइड एक्सपेंडिचर, तो आप पे सबसे पहले ये देखें कि कौन से रिजीम में, कौन सी कैटेगरी में वो एक्सपेंसेस एलोकेट होना चाहिए। असल में ये रखने का मकसद क्या है, इस सेक्शन 67 सॉरी 67 को रखने का मकसद ये है कि हर एक्सपेंस जो है वो उस रेलेवेंट हेड में चार्ज हो। ऑल्दो देखे जाए ना, मैं आपको एक और बात बताऊं, एक और ऐसा हेड है जिसपे अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, वो है ये वाला। उसकी वजह ये है जो कमर्शियल इम्पोर्टर होता है वो तो जैसे प्रोडक्ट लेता है वैसे ही आगे भेज देता है, उसको वैल्यू एडिशन, उसको कोई प्रोसेसिंग थोड़ी करनी है इस पे।
लेकिन हाँ, मैंने ऐसे लगा कि शायद मे बी पॉसिबल पैकिंग, रीपैकिंग में भी मसला हो सकता है। लेकिन फिर भी इसको नहीं रखना चाहिए, इसमें भी एलोकेशन नहीं बनती, सिर्फ़ एक्सपोर्ट्स में और लोकल में होने चाहिए। यहाँ तक बात अगर आप लोग की क्लियर है तो आप मुझसे तो फिर हम आगे बढ़ते जाएँगे। लेकिन ये चीज़ समझने की बात है। मैंने ये तो हमने एक्सरसाइज़ कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली सिनेरियोज़ देख रहे हैं। लेकिन देखा ये जाता है कि भाई यार एक एक प्लांट मशीनरी किस-किस चीज़ के लिए काम कर रही है। तो ये हमने फिर लेबर के ऊपर बात की, फिर हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। अब मैंने यहाँ पे सैलरीज़ एंड वेजेज़ है, सैलरीज़ एंड वेजेज़ मैंने अप्रोक्सिमेट किए हैं, पावर होता है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट होती है, वाटर है, रेंट है, डेप्रिसिएशन आता है। अच्छा, डेप्रिसिएशन में पूरा एक टॉपिक है दोस्त, इसमें हम अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्रिसिएशन देखेंगे और उससे रिलेटेड जो हमारा डेफर्ड टैक्स क्रेडिट होता है ना, उसकी बात भी करेंगे। अब ट्रांसपोर्टेशन है, सर्विसेज में होनी नहीं चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन रिपेयर एंड मेंटेनेंस में होनी नहीं चाहिए। तो आप इस सेक्शन 67 से ये चीज़ सीख लें आज कि अगर किसी के कोई स्पेसिफिक एक्सपेंस है, सबसे पहले उसको वहाँ प्लॉट करना है। सबसे पहले प्लॉट करना है और उसके अंदर भी अगर 2 रिजीम्स हैं, तो हर किसी रिजीम के अलग-अलग, ताकि एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो सके। सही है ना दोस्तों? तो और अगर कोई चीज़ एग्ज़ेम्प्ट है और एग्ज़ाम पे नहीं जानी चाहिए, एग्ज़ाम्स में डालें, कोई एक्सपेंस ऐसे हैं ये कि जिनके एक्सपेंसेस आपने किए ही उसके लिए हैं, तो वो आप उसको भी डाल सकते हैं। तो सब ये सेक्शन 67 है, बहुत छोटा-सा सेक्शन है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, पूरे इनकम टैक्स ऑर्डर में सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल ये है, जहाँ पे 2 रेजीम्स आ जाएँ। तो आपको अगर मेरी बात यहाँ तक क्लियर हो रही है, तो मुझे बताइएगा, फिर हम आगे इसको प्रोसेस करते हुए आगे चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जनाब? अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ लें, लाइव भी ले लेंगे सेशन, कोई इश्यू नहीं। ठीक है जनाब? अस्सलाम वालेकुम, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।